हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग समझने वाले थे कि क्वाजी फेडरल इन नेचर कैसे है इंडिया। हमने लास्ट क्लास में यूनिटरी सिस्टम समझ लिया था, फेडरल सिस्टम समझ लिया था। आज हम सारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू ये सब देखेंगे और सारी चीज़ें और क्या पढ़ेंगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया फेडरल है। हम बोलते हैं इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। तो मैंने बोला था कि हम लोग सारे आर्टिकल्स और सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे आज, कि क्यों हम चीज़ें बोलते हैं कि हम यूनिटरी भी हैं, हम फेडरल भी हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ये डिफाइन करवाती हैं हमारे देश में। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए फेडरल सिस्टम, और ऐसा दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, और इधर लिख लीजिए यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने लिख ली, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में पहला पॉइंट लिखिए आप, इन अ फेडरल सिस्टम टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट coexists and none is superior, none is inferior to other, since both derive their power from constitution itself। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या कि दोनों कोई भी एक से ऊपर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है वो लिख रहे हैं, सब मैंने बता रखा है कल कि उसमें कोई भी ऊपर नहीं होता, कोई भी नीचे नहीं होता। यूएस का जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैं आज पूरा आपको नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा अच्छे से, कि सो दैट आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। बाद में क्या होता है, समझा हुआ चीज़ आप लिखे नहीं होंगे, अच्छे से भूल जाएंगे। सो आपके पास नोट्स रहेगा तो रिवीजन में सब याद आ जाएंगी, और क्लासेस को एक बार और देख लेंगे आप लोग। 3 साल वैसे भी वैलिडिटी है क्लासेस की। यूनिटरी में लिखिए हियर कॉमा देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट, दैट इज एट सेंटर, तो स्टेट गवर्नमेंट आर देयर, they act as administrative or executing arm of center, full stop, working as per the direction of center। इसमें क्या बताया, यूनिटरी सिस्टम में वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए स्टेट में काम करती है। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्या करते हैं, वो जो भी सेंटर के डिक्टेट्स होते हैं, सेंटर उनको बोलता है, वो उनको करना होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए आप फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल सिस्टम में, इन अ फेडरल सेटअप देयर मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एग्जाम्पल कैसे हो गया, कोई भी फेडरल सेटअप में जैसे एक फादर है, अपना विल लिखते हैं, दो भाइयों के लिए प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, वैसा ही हो गया फेडरल सेटअप में। संविधान बना और संविधान ने कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर यूनियन को दिए। तो वैसा ही क्या हो गया, इसमें बोल रहे हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर फेडरल स्ट्रक्चर होना है तो। ठीक है, वरना कैसे डिफाइंड होगा कि किसकी पावर क्या है। इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी में लिखिए यूनिटरी सिस्टम is based on a written or unwritten constitution and is flexible। इसका मतलब क्या है, सेंटर कैन चेंज इट इन इट्स फेवर। जब सेंटर को लगता है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन है, इन टाइम पे चीजों पे सेंटर आपके सिस्टम को चेंज कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए फेडरल में, इन अ फेडरल सेटअप देयर मस्ट बी एन independent judiciary to arbitrate or resolve dispute between center and state over distribution of power। इसका मतलब है जो आपका फेडरल सेटअप है उसमें हमेशा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है। तो हमारे देश में क्या है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर गलत करता है तो जुडिशरी उसके ऊपर चेक रखता है। वही यहाँ बोल रहा है, हमेशा एक ऐसा एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर लिखे हैं जो सेंटर के पास है, और जो पावर लिखे हैं जो स्टेट के पास है इन फेडरल स्ट्रक्चर, उसको हमेशा कौन एक आर्बिट्रेट और सॉल्व करने के लिए कोई टसल होता है तो उसके लिए एक आपकी जगह होनी चाहिए, जो एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। जो हमारे इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, बिकॉज ही सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
चौथा पॉइंट लिखिए रिटर्न यूनिटरी में, इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी मे नॉट बी दैट पावरफुल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग अब देखने वाले हैं, क्या डिवीजन ऑफ पावर। कैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या कैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, आज हम लोग ये अभी देखेंगे क्लास में। सबसे पहले मैं एक पूरा चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग भी उस चार्ट को बना लीजिए। ठीक है, ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिले तो मेरे को बताना एक बार। ठीक है, ऐसा मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, पूरा चार्ट पहले बना लेते हैं अपन।
ठीक, ये चार्ट जो मैंने बनाया है आप लोगों के स्क्रीन में है, आप लोग भी इसको बना लीजिए सबसे पहले तो। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया है, मैंने आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, अमेंडमेंट, जितने में हमको क्या दिखता है कि कैसे हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं, तो इन सारी चीज़ें जो मैं आपको दिया हूँ, एक एक को समझाऊंगा अभी। इन सारी चीज़ों से हमको समझ आता है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं कैसे। आर्टिकल 54 एंड 50, इन सब जो जो ये पांचों मैंने दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5, इन सब में एक तो क्या होता है, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट लगता है। और इसके साथ साथ इसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है आपको इन सारों में, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के 50% वोट्स का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर 50% ऑफ द स्टेट्स एग्री नहीं होंगे तो ये सारे लॉ नहीं बनेंगे, ये सब में अमेंडमेंट नहीं हो सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। ये कोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमको समझ आता है कि हमारे संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेडरल, बहुत सही फेडरल है। उसका रीजन बीइंग कि इन चीजों को चेंज करते ही साथ, इन चीजों को चेंज करते ही साथ हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगेगा यूनिटरी और फेडरल से। तो इनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 50% वोट्स ऑफ स्टेट भी रखा है, किसी भी चेंज करना है आपको इनमें से चीजों को। तो पहला क्या है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 54 और 55 मैंने लिखा है सबसे पहला। आर्टिकल 54 और 55 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है आपका, क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। अब इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसमें जो आप क्या होता है, आपके एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के दोनों वोट करते हैं आपका, किसके लिए वोट करते हैं आपका, तो आपके लिए वोट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। अगर अमेंडमेंट, अगर आपको इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अमेंडमेंट करनी है तो ये अमेंडमेंट कैसे होगा, इसमें टू थर्ड ऑफ द आपको पार्लियामेंट के सहमति चाहिए, आपको वोट चाहिए। इसके साथ साथ आपको 50% जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, उनके भी आपको क्या चाहिए, वोट चाहिए। तो ये बहुत टफ हो जाएगा। कभी भी हमारे स्टेट्स, अगर उनका पावर कम हो रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, तो कभी भी इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। तो दिस शोज द फेडरल स्ट्रक्चर, दोनों के पास पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास भी सेम पावर, टू थर्ड मेजोरिटी से उनको करना है और 50% स्टेट्स को भी करना है। ठीक है, जनरली ऐसा इंडिया में नहीं होता है कि 50% स्टेट जो है एक ही पार्टी रूल करे। ठीक है, भले वो जीएसटी के टाइम ऐसा हुआ था, जीएसटी भी वैसे ही पास हुआ था, जीएसटी वैसा ही लॉ था जिसमें टू थर्ड ऑफ द गवर्नमेंट भी चाहिए था, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म था और स्टेट्स की भी स्टेक चाहिए थे, तो स्टेट्स ने भी वहां हामी भरी थी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट्स के भी टैक्स को हैम्पर कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, सेकेंड है आपका आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 के को अमेंड करने के लिए क्यों, क्योंकि ये बताता है एक्सटेंड टू एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ यूनियन। इसका मतलब जो यूनियन है उसके जो कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, इन सब के बारे में अमेंडमेंट करना है, तो वो भी टफ है, उसमें भी दोनों के दोनों आपके सेंटर स्टेट का स्टेक लगेगा। अब आर्टिकल 162 भी उसी से रिलेटेड है, बट वो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव पार्ट पे कोई भी अमेंडमेंट करना है स्टेट के, तो भी वो आपको लगेगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट। नाउ अगर आर्टिकल 241 इस पे कुछ करना है आपको कि हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी डिसाइड करनी है, उनमें भी लगेगा। आर्टिकल 41 241 क्या बोलता है, हाई कोर्ट इन यूनियन टेरिटरी, वो बताता है कि हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी का कहाँ रहेगा, उस यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है बट लक्षद्वीप के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वहां पे कलकत्ता आना पड़ता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बताया पड़ा होगा कि जो लक्षद्वीप के हाई कोर्ट के केसेस हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट में होंगे, वो आपका आर्टिकल 241 से ही होता है। और इसको अमेंड करना के लिए स्टेट्स और सेंटर की दोनों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर आपको जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट करना है, चैप्टर 4 जो है पार्ट 5 का, वो पार्ट 5 क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए बहुत चीजें हम लोग समझ रहे हैं, आर्टिकल 54 भी अलग से हमने समझ लिया, आर्टिकल 162 भी हमने पढ़ लिया। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन के बारे में बताता है, और उस पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 4 है, वो चैप्टर 4 आपका जुडिशियरी से रिलेटेड है। और वैसे ही आपका पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका स्टेट के बारे में बताता है, और वो स्टेट के बारे में बताता है, और उसका जो चैप्टर 5 है वो जुडिशियरी से रिलेटेड है। अब इनमें दोनों में क्या एक सिमिलैरिटी, दोनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टैब्लिश होगा,
उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वर्क करेंगे, और उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनके एम्बिट कहाँ है, उनका हाथ कितना वो फैला सकते हैं, कि या किन प्रकार के केसेस को हाई कोर्ट देखेगा, जो हमने पढ़ा था क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, वो सब आपके किस में दिए हुए हैं, इसी पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये पार्ट 5 और पार्ट 6 में के चैप्टर 4 और 5 को आपको कहीं भी कुछ चेंज करना है, जिसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फेडरल स्ट्रक्चर के तहत आपको दोनों का अमेंडमेंट करवाना होगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमारा जो फेडरल क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 1, चैप्टर 1 क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और पार्ट 1 क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को कहीं चेंज करना है आपको किसी भी प्रकार से, जो कि एक्चुअल में आपका फेडरल और यूनिटरी के चेंजेस हो सकते हैं, तो वो रिलेशन चेंज करना है आपको, तो उसके लिए भी आपको वैसे ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ट को आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें। इसके बाद अगर हमारा स्केड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है स्केड्यूल 7 थर्ड पॉइंट में जो है, ये स्केड्यूल 7 जो है उसमें 3 लिस्ट दिए हुए हैं। एक आपका है यूनियन लिस्ट, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट है, तीसरा आपका क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो लिस्ट 1 में चीजें हैं, लिस्ट 2 में चीजें हैं, लिस्ट 3 में चीजें हैं, उन चीजों को आपको कहीं हटाना है। जैसे अब कोई एक टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है और उसको हटाना था, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना था। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जीएसटी का एग्जांपल, ये बेस्ट है थर्ड वाले के लिए। क्या हुआ था, जो हमारा मूडवेट टैक्स था, वेट टैक्स था, और गवर्नमेंट उस टाइम सेंट्रल टैक्स, एक्साइज लेती थी, अलग अलग टैक्सेस, उन सब टैक्सेस को मिला के हमने एक क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्या हुआ, कुछ टैक्स आपके किसके लिस्ट में थे, तो कुछ टैक्स आपके स्टेट के लिस्ट में थे, कुछ टैक्स आपके किसके लिस्ट में थे, तो कुछ टैक्स आपके सेंटर के लिस्ट में थे। अब दोनों को मर्ज करना था और एक लॉ बनाना था। तो आपको याद होगा इसमें बहुत 2016 में हो हल्ला हो रहा था। सेंटर पहले तो पहले तो सेंटर ने पास किया लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से, फिर राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से, फिर 50% ऑफ द स्टेट्स को भी इसको पास करवाया उनके विधानसभा से। जब ये पास हो गया तब ये लॉ बन पाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी सेफ रहा, क्योंकि 50% स्टेट का स्टेक था इस डिसीजन में। तो यही रीजन है हमारा कि ये हमको फेडरल स्ट्रक्चर दिखाता है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्यों हम फेडरल हैं, क्योंकि इन सब जितने लॉ हम पढ़ रहे हैं सब में 50% स्टेट्स को भी अपने लेजिस्लेचर में पास करना पड़ता है, तब ये क्या होते हैं, पास होते हैं। चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा से रिलेटेड या फिर लोकसभा की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट करना है, तो वो भी आपका अमेंडमेंट जो है बहुत टफ है, उसी तरीके से होता है, ठीक है। अब पांचवा है सबसे द कोर, द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर करती है हमारी गवर्नमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है आपको, कि प्रोसीजर के बदले कुछ, भाई ये तो क्लियर है ना, ये क्या बोल रहा है कि प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको आपको चेंज करना है, इस वेरी लाइन को चेंज करना है, प्रोसीजर एंड पावर को कुछ और ऐड करना है आपको अमेंडमेंट के रिलेटेड, तो भी आपको क्या करना होगा, दोनों से पास कराना होगा। क्योंकि आर्टिकल 368 के चेंजेस से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, किससे, अमेंडमेंट रूल से। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत टफ होती हैं। लिखिए, यूनियन कैन चेंज यूनियन कैन चेंज एनी लॉ by changing language, that is changing language under article 73 and 162 or article 368, both center and state have to pass law, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन जो मैंने पूरा समझाया ना आप लोगों को, आप इसके लिए अब एक्सप्लेनेशन एक बार ले लीजिए, सो दैट आप लोगों को ये बाद में समझ आएगा, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। इन द अबव कैटेगरी, लिखिए आप लोग, इन द अबव कैटेगरी द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is first passed by Parliament by a resolution introduced in either Lok Sabha
और राज्यसभा and passed by majority of not less than two-third member present and voting, and also the absolute majority of house. Full stop. The resolution is passed by at least 50% of the state legislature with simple majority, and then only the can be only the proposal can be sent for presidential assent. However, in case of amendment in the constitution under article 368, in the areas other than these five, can be approved by parliament's special majority and we can be sent to president for assent. मैंने ये बोला है इसमें कि ये जो पांच मैंने आपको दिए हैं, ये पांच जो हमने बनाए हैं, इनको छोड़ के कोई भी और लॉ होगा उसमें आपका आर्टिकल 368 के अंदर, जिसमें हमको पावर एंड प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, पार्लियामेंट बिना स्टेट के स्टेक के क्या कर सकती है, कोई भी लॉ को पास करा सकती है। जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, जो मेजोरिटी मैंने बताई थी, या तो फिर सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करा सकती है। बट इन पांच लॉ में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो गवर्नमेंट को स्टेट और सेंटर दोनों का क्या लेना होता है, दोनों की बात को, दोनों के वोट को लेना होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली है हमको क्या दिखाता है, ये पूरा पर्टिकुलरली हमको बताता है कि हमारा जो पॉलिटी है, हमारा जो देश है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। अब हमने समझा फेडरल क्यों है, अब हम समझेंगे कि क्यों फेडरल नहीं है। अब आप लिखिए डेविएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। डेविएंट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्टिव, मतलब डिफरेंट क्या है, क्यों हम अब बोल सकते हैं कि हम फेडरल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप लिखेंगे इसमें अ टिपिकल मॉडल ऑफ, छोड़िए पहले डेफिनेशन को छोड़िए, मैं आप लोगों को सब सीधा बताता हूं आर्टिकल से ही। पहला आप लिखिए आर्टिकल 360, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या है, इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी हम लोग इमरजेंसी अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी आप लोग को मैं क्या समझा रहा हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, क्या कारण है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, कि हम यूनिटरी सिस्टम हैं। तो उसके लिए आर्टिकल 352 यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वो दिखाता है हम लोग को कि हम लोग यूनिटरी सिस्टम की तरफ भी हैं। फेडरल तो हमने देख लिया, अब यूनिटरी समझ रहे हैं। इसमें लिखिए आप लोग, अंडर आर्टिकल 352 when national emergency is declared, that distribution of power between center and state gets suspended and center can take and center can take whole center can take charge of whole administration. Thus, Indian Constitution is designed to function both as federal and unitary. Designed to function both unitary and federal as per the need of time. However, it has been criticized that it is flaw in Indian federal system since it has not a fixed shape and character. Full stop. But the counter argument is, considering the strategic and political realities, strategic and political realities of India,
we needed a system which asserts itself at least during crisis, and it take charge centrally to save the unity of the country. देखिए, आप लोगों को पता होगा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंदर, और आर्टिकल 352 के अंदर हम जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी जो इंडियन पॉलिटी होती है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, उसको उसकी पूरी पावर कौन ले लेता है, सेंटर ले लेता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारे देश में। उससे क्या दिखता है हम लोग को कि पूरा फेडरल स्ट्रक्चर उस टाइम जीरो हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, हमारे देश में उस टाइम फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रीजन बीइंग कि हमारा जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो एक ही पावर रहेगा पूरे देश में, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पूरा पावर पूरा देश चलाएगा यूनियन गवर्नमेंट। अगर आपके स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है, किसी और स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा उसको, उसको बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए फेडरल पॉलिटी पूरी खत्म हो जाती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि हम यूनिटरी सिस्टम के जैसे भी वर्क करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम बोलते हैं आप, और ये फ्लॉ है, बट आप समझेंगे कि हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी, इंसर्जेंसी होती है, नक्सलिज्म है, कुछ भी प्रकार की चीजें हैं। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड हमको सेफ्टी वॉल्व है हमारा, कि हमारा देश हमेशा यूनाइट रहे, इसलिए हम इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे देश में रखे हैं। नेक्स्ट लिखिए आप आर्टिकल 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आर्टिकल 3 भी समझ आना चाहिए। इस आर्टिकल को मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसमें लिख लीजिए, व्हेन आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 Parliament can change the name area, boundary. Under Article 3, the Parliament can change name, area, boundary of the state even without the consent of the state. That is, state do not enjoy the right to exist and function. अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब मैंने आपको आर्टिकल 3 में क्या बोला, स्टेट की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को तोड़ सकती है, किसी स्टेट को मरोड़ सकती है, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकती है, एक स्टेट की बाउंड्री को तोड़ के किसी और स्टेट में डाल सकती है, किसी और स्टेट की जगह को किसी और स्टेट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है हमको, हमारे स्टेट के पास पावर ही नहीं है अपने आप को बचाने का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट का 1 इंच का जमीन भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, या किसी और स्टेट को नहीं दे सकती, या दो स्टेट को मर्ज नहीं कर सकती, या दो स्टेट के बीच से एक और एनक्लेव करके तीसरा स्टेट नहीं बना सकती। हमारे देश में चाहे तो हम कभी भी, छत्तीसगढ़ बन गया, इसके बाद और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बन गया आपका, आंध्र प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ देश में तो बहुत सारी चीजें बनती रही हैं। जैसे हमको मैंने बताया था 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। तो ये हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है सेंस की हमारे देश में हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपने बाउंड्री को ही नहीं बचा सकता। ये तो ऐसा हो गया, आपका घर है और आप अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई भी आके बाउंड्री तोड़ के जा सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बोल पाएंगे वहां मैं इस घर का मालिक हूं। तो ये हमको क्या शो करता है कि हम यूनिटरी स्ट्रक्चर हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ना ही हम पूरे यूनिटरी स्ट्रक्चर हैं, ना ही हम पूरे फेडरल स्ट्रक्चर हैं, और हम लोग क्या हैं, क्वाजी फेडरल। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में, ना ही हम पूरे, हम लिटिल, क्वाजी मतलब लिटिल, हम लोग थोड़े से फेडरल हैं। जो मैंने आपको क्या बताया, वो 5 जो बताया इसके पहले टॉपिक में, वो थोड़े से हम फेडरल हैं, और पूरे मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग यूनिटरी दिखते हैं। इसीलिए वी से कि वी आर अ क्वाजी फेडरल इन नेचर। इंडियन पॉलिटी इज क्वाजी फेडरल इन नेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल इन नेचर। वी आर नीदर whole federal or neither we are whole unitary, we are somewhere inclined towards the unitary system, also following the federal structure. The real basis is to increase the unity and integrity of our country and to safeguard our country's sovereignty। ठीक है, मेन रीजन ये है। तीसरा लिखिए स्केड्यूल 7। मैंने आपको स्केड्यूल 7, आप लोग बोलेंगे सर शेड्यूल 7, जो स्केड्यूल 7 है आपने उसको उसमें भी बताया, मैंने इसमें भी बताया था आप लोगों को स्केड्यूल 7, यहां भी आपको बताया मैंने स्केड्यूल 7 किस चीज के लिए,
कि इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। क्यों बताया था कि 3 लिस्ट में डिवाइडेड है वहां पे। बट अब मैं जो बताऊंगा ये केविएट है। अब क्या बता रहा हूं मैं, अब फिर स्केड्यूल 7 में मैं बोल रहा हूँ कि यूनिटरी भी ये बताता है हमको स्केड्यूल 7 कैसे। तो आप कहीं स्केड्यूल 7 के लिस्ट में देखेंगे जो जो आपके वहां पे लिस्ट के अंदर क्या है, जो आइटम दिए हुए हैं, मतलब जो पावर दिए हुए हैं, तो उसमें मैक्सिमम पावर पहले तो किसके पास है, मैक्सिमम उस लिस्ट में नंबर है आपके पास सेंटर के पास। और उसमें भी मैक्सिमम टैक्सेस जो बड़े बड़े चीजें हैं वो सारे चीजें किसमें है, सेंट्रल की लिस्ट में है। इसके साथ कॉन्करेंट लिस्ट है एक आपका तीसरा लिस्ट, उसके पास उस भी लिस्ट में जो आइटम है उसका भी पावर किसके पास है, वो भी सेंटर के पास है। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे लॉज, छोटे छोटे आर्टिकल, छोटे छोटे टैक्सेस के बारे में है। तो ये हमको भले ही वहां डिवीजन अलग क्लियर दिख रहा था हम लोग को कि फेडरल स्ट्रक्चर है, बट अगर आप अंदर घुसेंगे तो आपको समझ आएगा फेडरल तो है बट मैक्सिमम पावर तो सेंटर के पास ही दे दी गई है। तो किस बात का फेडरल नेचर हुआ। तो लिखिए इसमें स्केड्यूल 7 में, स्केड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन distributes the power between center and the state. However, in reality, this is in the favor of center. Example, union list has got the largest number of subject on which it can make law. And also these subjects are more critical, more important subjects किसके पास हैं, सेंटर के पास हैं। ठीक है, this causes center to be generating more financial resources than states, and states are heavily dependent on सेंटर फॉर रेवेन्यू मनी फाइनेंसेस। रेवेन्यू मनी फाइनेंसेस के लिए स्टेट जो है सेंटर के ऊपर हेविली रिलाय करता है। इवन ऑन कॉन्करेंट लिस्ट पार्लियामेंट्स क्लेम इज प्रायर एंड सुपीरियर। अब एक और लिखिए, और स्टेट लिस्ट contains the subject of local importance over which state cannot claim exclusive jurisdiction in those areas. For example, अब मैं आपको समझा रहा हूं एक टॉपिक, इसके बाद आप हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो सेंटर के इंटरफेरेंस होते हैं स्टेट के मैटर पे। देखिए, सेंटर और स्टेट ना बड़े भाई छोटे भाई हैं। आपको मैं, ये हो गया एक थाली, फिर ये हो गई एक थाली, ठीक है, और ये है क्या, ये है मैगी। ठीक है, ये है छोटे भाई का मैगी का प्लेट, और ये है बड़े भाई का मैगी का प्लेट। अब आप लोग को भी याद होगा बचपने में कहीं आप लोग छोटे, हम तो किए हैं भाई, छोटे भाई बहन में ऐसा होता है, भाई बहन मिलके मैगी बनाए, ठीक है, और बड़ा भाई जो है वो आप छोटा बड़ा भाई जो है वो छोटा भाई जो है वो बड़ा भाई जो है वो फटाक ले क्या किया, मैगी को खा लिया। फिर आपके बाजू में वो बैठा हुआ है और आपके प्लेट में बहुत सारा मैगी आप धीरे धीरे खा रहे हैं क्योंकि आप छोटे भाई या बहन हैं। तब उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम में ये आपसे क्या बोलेगा, आपसे मैगी मांगेगा, और अगर आप मैगी नहीं देंगे तो बोलेगा नेक्स्ट टाइम से मैं मैगी नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि बनाया तो उसी ने था। और आपको उसको थोड़ा सा मैगी 1 चम्मच 2 चम्मच डालना पड़ता है। तो यही है सेंटर स्टेट की कहानी हमारे देश में। ठीक है, यही है सेंटर स्टेट की कहानी हमारे देश में। अब होता क्या है समझिए आप लोग इसको। इसमें मैंने क्या बताया कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट जो है सेंटर से ले भी लेता है फिर सेंटर केस से। तो अब सेंटर का इंटरफेरेंस स्टेट की पॉलिटी में कहां कहां होता है, तो 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह हैं जहां पे सेंटर स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस करता है। लिखिए, 5 extraordinary situations where parliament can legislate over subject mentioned in state list। तो देख रहे हैं आप, एक तो मैगी बेचारे छोटे भाई को दिया आपने, फिर या तो देना ही नहीं था शुरू से आपको, वो स्लो खा रहा है कि उसके पास इतना सारा मैगी बचा है, फिर आप अपना फटाफट मैगी को खा ले रहे हैं और फिर 2 चम्मच उससे और मांग भी ले रहे हैं। तो ये तो ऐसा अच्छी बात नहीं है ना भाई।
बट होता यही है, बड़े भाई छोटे भाई हैं, यहाँ पे भी स्टेट और सेंटर छोटे भाई बड़े भाई हैं। तो ऐसे एक तो स्टेट, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दे दिया स्टेट को कि भाई ये स्टेट लिस्ट है, इसके पावर आपके पास है। बट कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या आई, मैगी खत्म हो गई आपकी थाली में, वैसे ही सेंटर के पास भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आती हैं, उनमें वो पावर स्टेट लिस्ट से ले लेता है सेंटर पे। अब वो भी 5 पावर है। पहला पावर आप लिखेंगे अंडर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या बोलता है पहले लिख लीजिए, ये नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होता है, नेशनल इंटरेस्ट ऐसे लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन लिखिए, अंडर आर्टिकल 249 इफ राज्यसभा passes a resolution by a majority of not less than 2/3 of the member present and voting, comma, that it is in national interest that Parliament should step in and make law on a specified subject mentioned in state list. Full stop. This law made will remain in operation for 1 year and cannot be reversed and cannot be renewed. Sorry, this law will be there for 1 year and can be renewed. It can be renewed n number of times. आर्टिकल 249 में क्या बोलता है, अगर राज्यसभा को, राज्यसभा क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है सेंटर में, और अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि नेशन के इंटरेस्ट में अगर स्टेट लिस्ट से किसी भी एक एंट्री को, एंट्री बोला जाता है स्टेट लिस्ट के अंदर जो पावर होते हैं, अगर स्टेट लिस्ट के अंदर के किसी भी एंट्री के पावर को हमको सेंटर को दे देना चाहिए क्योंकि वो नेशन के इंटरेस्ट में है, ऐसा कोई सिचुएशन आया हुआ है कि वो पावर सेंटर के पास होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम में आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा एक मोशन पास करेगी जिसमें वो 2/3 मेजोरिटी से अपने राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा में होगा ये, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ये मोशन को पास कर देती है तो अंडर 249 आर्टिकल क्या होगा, वो पावर जो आपके स्टेट के पास थी वो सेंटर को दे दी जाएगी। कब तक के लिए दे दी जाएगी, तो 1 साल के लिए दे दी जाएगी, बट यहां पे उसको मल्टीपल टाइम राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करा करा के उसको एग्जिस्ट करा सकता है, ठीक है। सेकंड लिखिए, आर्टिकल 250, ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी। लिखिए इसमें, अंडर आर्टिकल 250 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट assumes or take concurrent legislative jurisdiction. Under Article 250 during national emergency the parliament assumes or take concurrent legislative jurisdiction over the subject mentioned under the state list. मतलब जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 250 में क्या लिखा है, जो भी स्टेट लिस्ट में, सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट सेंटर के सब्जेक्ट हो जाते हैं। सेंटर कोई भी चीजें लेजिस्लेट कर सकती है पर्टिकुलरली हर स्टेट के लिए जो भी चीजें स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं। तो ये भी आपको दिख रहा है कि ये तो फिर पावर क्या ही मतलब हुआ स्टेट लिस्ट का, बनाना ही नहीं था स्टेट लिस्ट फिर। आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 इसमें क्या है, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलके राज्यसभा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्यसभा, पार्लियामेंट को, राज्यसभा को बोलते हैं, एक रिजोल्यूशन पास करते हैं 2 स्टेट कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट के सब्जेक्ट में आप क्या कर दीजिए, आप लेजिस्लेशन कर दीजिए, तो ये पावर सेंटर को दे दी जाएगी, ठीक है, उन 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 पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। बट इसमें एक केवियट है, अगर एक बार दे दिए तो हमेशा के लिए दे दिए मान के चलिए, जब तक वो पार्लियामेंट खुद से पावर वापस नहीं करेगी, तो ये बेवकूफ़ी स्टेट्स नहीं करते हैं। इसमें लिखिए, अंडर द आर्टिकल 252 मोर देन, under the article 252 more than 2 states passes a resolution authorizing the parliament, passes a resolution authorizing the parliament to legislate over states subject,
their parliament assumes the jurisdiction over those subject in context of these states and the law remains in operation. ठीक है, till the time it is repealed by the parliament itself. तो क्या बोला मैंने, अंडर आर्टिकल 252 दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलके सेंटर को, पार्लियामेंट को बोलेंगे कि हमारे स्टेट के इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर आप लोग लेजिस्लेट कर दीजिए, हम अपना पावर आपको देते हैं। जैसे ही आप पावर दे देंगे तो भाई पार्लियामेंट को तो और खुशी होगी, पावर बढ़ रहा है। जैसे ही पावर देंगे फट ले पार्लियामेंट ले लेगा, फिर आप भूल जाइए पावर को, फिर स्टेट को वापस वो पावर तभी मिलेगा जब सेंटर छोड़ेगा। और पावर किसको खराब लगता है, पावर क्यों छोड़ेगा सेंटर, तो पावर सेंटर छोड़ेगा नहीं, इसलिए आर्टिकल 252 के तहत जनरली होता नहीं है ऐसा। ठीक है, बट ये पावर है कि ऐसा किया जा सकता है। चौथा है आर्टिकल 253, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए है, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो अंडर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ on state subject with or without the concern of the state for implementation of international treaty। क्या बोला मैंने, अंडर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ on state subject that is list to with or without the concern of the state for implementation of the international treaty। भाई इंटरनेशनल मैटर जो हैं वो सेंटर के पास ही होते हैं, भले ही आपका बाउंड्री किसी और कंट्री से कनेक्ट हो रहा हो, भले ही आपका बाउंड्री या आप सी कोस्ट के पास हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंट्री से बात कर सकें या कोई भी कंट्री से आप डायरेक्टली डील कर सकें। अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी की बात होगी तो वहाँ पे सेंटर स्टेट के काम, स्टेट की बाउंड्री या कोई भी चीज़ इंटरनेशनल के लिए होगा दूसरे कंट्री से, तो वो स्टेट नहीं कर सकता, वो सेंटर के पास ही पावर है अंडर आर्टिकल 253। और आखिरी है आपका आर्टिकल 356, ये क्या है, प्रेसिडेंट रूल, द ड्रैकोनियन लॉ। ये मल्टीपल टाइम यूज हुआ है हमारे देश में। तो अंडर आर्टिकल 56 व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली dissolves and then parliament may assume the legislative jurisdiction in context of that state। क्या बोला मैंने, अंडर आर्टिकल 356 अंडर व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्स एंड द पावर एंड देन पार्लियामेंट में अज्यूम द लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट। मतलब जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा किसी भी स्टेट में, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा किसी भी स्टेट में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा आपका, उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा जो स्टेट का पावर है वो सेंटर के पास चला जाएगा। स्टेट में क्या है, कोई गवर्नमेंट नहीं रहती उस टाइम पे, तो यहाँ पे गवर्नर रूल करते हैं विद ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों को, ये भी आपका फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो हम लोगों ने आज देख लिया, क्या देखा हम लोगों ने, क्यों हम यूनिटरी हैं, क्यों हम फेडरल हैं। पहले हमने देखा फेडरल क्यों है, फिर हमने देखा यूनिटरी क्यों है, और आखिरी में हमने समझा कि ना ही हम पूरे यूनिटरी हैं ना ही हम पूरे फेडरल हैं, हम क्या हैं, क्वाजी फेडरल हैं। ठीक है, तो आवर पॉलिटी इज क्वाजी फेडरल इन नेचर। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। इफ एनीथिंग इज देयर, डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, वी विल रिजॉल्व इट। कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी। प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। द की टू सक्सेस इज रिवीजन, द की टू सक्सेस, द की टू इज मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आप कितना भी क्लास देख लें, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपका कोई भी फायदा नहीं है मेहनत करने का। एक साल दे रहे हो, फुल ऑन दो, गो विथ 100%। अगर आपने करना है तो 100% करना है, कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रगल नहीं है, हार्डवर्क करना है आपको। स्टडिंग इज नॉट अ स्ट्रगल, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। आप बैठे हैं बहुत घर में,
भारी गर्मी हो रही है बाहर, आप सोच के देखिए, आप बहुत पीसफुल जगह पे बैठे हैं, पढ़ना है, रिवीजन करना है, डोंट भागो इट फ्रॉम देयर, आप भागो नहीं वहां से, करिए वो चीज को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।